प्लांट प्रोपगेशन और नर्सरी मैनेजमेंट के आज के इस लेक्चर में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन और डोरमेंसी के टॉपिक को कवर करेंगे। बेसिकली सीड की जर्मिनेशन के लिए दो मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्वायरमेंटल ट्रिगर एंड डोरमेंसी बैरियर्स। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स वो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं जो सीड को जर्मिनेट करने के लिए पुश करती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल, वाटर लेवल, टेम्परेचर, लाइट कंडीशंस और ये सब। वही जो डोरमेंसी बैरियर्स है, ये सीड का अपना बायोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम है जो उसे अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होने से रोकता है। तो सीडलिंग जर्मिनेट होगा जब ये पुश फोर्स यानी इन्वायरमेंटल ट्रिगर पुल फोर्स से ज़्यादा हो, तब सीड की ग्रोथ शुरू होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन में सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है वाटर। जब सीड को एक ऑप्टिमम अमाउंट में वाटर मिलता है तो वो वाटर सीड कोड में पेनिट्रेट करके उसके अंदर जो इंटरनल इनहिबिटर्स पाए जाते हैं उसे डाइल्यूट करता है और जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट करता है सो दैट कि सीड की ग्रोथ स्टार्ट हो। वहीं अगर यही वाटर की अमाउंट सीड में कम हुई तो सीड स्वेल तो करेगा लेकिन उसकी जर्मिनेशन नहीं होगी। सीड में इनफ वाटर नहीं है कि जो अब्सेसिक एसिड जैसे ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स को डाइल्यूट करे। सो इस केस में अब्सेसिक एसिड जैसे इनहिबिटर्स एक्टिव रहते हैं सीड में, जो सीड को जर्मिनेट होने से रोकते हैं। अब अगर एक्सेस अमाउंट में वाटर हुआ तो कुछ लोग तो यही सोचेंगे ना कि ये तो अच्छी बात है, ज़्यादा ग्रोथ होगी, लेकिन एक्चुअली सैचुरेशन एक सफोकेटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। ज़्यादा पानी सॉइल के अंदर के सारे ऑक्सीजन को फिजिकली ब्लॉक कर देती है, इस वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकती और इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं निकल सकती और सॉइल में ट्रैप हो जाती है, जिससे होता ही है कि सीड की रेस्पिरेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है और वो सफोकेट हो जाता है, जिस वजह से उसकी जर्मिनेशन रुक जाती है और अल्टीमेटली वो डेड हो जाता है। नाउ द सेकेंड इन्वायरमेंटल फैक्टर इज रेडिएशन एंड गैस एक्सचेंज। रैपिड और यूनिफॉर्म जर्मिनेशन के लिए एक चीज़ एब्सोल्युटली ज़रूरी है, वो है सक्सेसफुल गैशियस एक्सचेंज। बिना इसके सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता, चाहे बाकी सब कंडीशंस परफेक्ट हो। अब इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं। सो बेसिकली होता ये है कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो रेस्पायर करता है, जिसके लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए होता है कॉन्टिन्यूसली सीड कोड को ब्रीच करके, यानी सीड कोड को परमिएबल करके, सो दैट कि गैसेस एक्सचेंज हो सके। और इसी रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि एक बाय प्रोडक्ट है। अब सीड में प्रॉपर गैस एक्सचेंज ना होने के ऐसे कौन कौन से कारण हैं? सो बेसिकली दो मेन रीजंस है। पहला, हैवी सॉइल कॉम्पैक्शन, यानी सॉइल का ज़्यादा कंप्रेस्ड होना। जब सॉइल काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो तो सॉइल के अंदर एयर पॉकेट्स कम हो जाते हैं, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकती और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल सकती। सेकेंड, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, विच इज़ सीवियर वाटर सेचुरेशन। ज़्यादा पानी भी एग्जैक्टली यही करता है, गैस एक्सचेंज के रास्ता बंद कर देता है। दोनों केसेस में रिजल्ट एक ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाती है अंदर और ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंच पाती और जर्मिनेशन का प्रोसेस कंप्लीटली हॉल्ट हो जाता है। नाउ द थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग जर्मिनेशन इज टेम्परेचर। जैसे पानी में एक ऑप्टिमल रेंज होती है, बिल्कुल उसी तरह टेम्परेचर भी एक स्पेसिफिक रेंज में होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। अगर ग्राफ देखें तो ये एक बेल कर्व की तरह दिखता है, दोनों साइड पे परफॉर्मेंस गिर जाती है। मिनिमम रेंज की बात करें, यानी जब टेम्परेचर काफ़ी लो है तो जर्मिनेशन क्रिटिकली स्लो हो जाती है। सीडलिंग ग्रो करना तो दूर की बात, एक सीरियस रिस्क में आ जाता है, जिसे हम कहते हैं इम्बिबिशनल चिलिंग इंजरी। अब ये बेसिकली होता क्या? जब सीड वाटर को एब्जॉर्ब करता है, अगर उस टाइम पर टेम्परेचर काफ़ी कम है तो जो सीड सेल के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस है वो सही से काम नहीं कर पाती और सेल डैमेज होने लगती है, और इसी प्रोसेस को हम इम्बिबिशनल चिलिंग इंजरी कहते हैं। साथ ही में इस टेम्परेचर रेंज में सॉइल में हार्मफुल फंजाई और बैक्टीरिया भी एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से सीड को ड्रॉट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नाउ ऑप्टिमल रेंज विच मीन्स परफेक्ट टेम्परेचर, ये वो जोन है जहाँ सीड अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। इस टेम्परेचर रेंज में तीन चीज़ें एक साथ होती हैं। पहली, जर्मिनेशन परसेंटेज मैक्सिमम होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीड जर्मिनेट होता है। सेकंड,
जर्मिनेशन रेट रैपिड होती है, यानी सीड जल्दी जल्दी निकलता है। एंड थर्ड, जो सीडलिंग है वो विग्रस होता है, विच मीन्स सीडलिंग मजबूत और हेल्थी होते हैं। मैक्सिमम लिमिट, जब टेम्परेचर इस लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो कर्व वापस नीचे आ जाती है। जर्मिनेशन का पेस ड्रास्टिकली स्लो हो जाता है और सिर्फ स्लो डाउन नहीं, एक्सेसिव हीट में सेल्यूलर डैमेज शुरू हो जाती है सीड के अंदर, प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं, इंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं। सीडलिंग अगर इस स्टेज में जर्मिनेट कर भी गया वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, सब सीड्स एक जैसे टेम्परेचर प्रेफर नहीं करते। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में हम सीड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं टेम्परेचर बेसिस पर। फर्स्ट इज कूल टॉलरेंट सीड्स। ये सीड्स काफ़ी लो टेम्परेचर पे भी जर्मिनेट कर सकते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस तक भी। ये ठंडे मौसम के लिए नेचुरली अडेप्टेड है, लेकिन अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा भी हो लाइक स्प्रिंग सीजन में तो ये वहाँ भी अच्छी ग्रोथ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड क्रॉप्स जैसे कि गोभी, ब्रोकली, ब्रुसल स्प्राउट्स और कैरेट्स, ये सब कूल टॉलरेंट क्रॉप्स हैं। सेकेंड इज कूल रिक्वायरिंग सीड्स। ये सीड्स ना सिर्फ ठंडी टेम्परेचर प्रेफर करते हैं बल्कि ये हीट से स्ट्रिक्टली इनहिबिटेड होते हैं। मतलब अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो ये डेफिनेटली फेल हो जाते हैं और इनमें जर्मिनेशन नहीं होगी। ये मोस्टली फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल कोलियस एंड डेल्फिनियम। नाउ थर्ड इज वार्म रिक्वायरिंग सीड्स। ये कूल रिक्वायरिंग सीड्स के टोटली अपोजिट है। ये कूल टेम्परेचर को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ये जर्मिनेट नहीं करते, और अगर टेम्परेचर 10 से 15 के बीच में हो तो इन्हें इम्बिपेशनल चिलिंग इंजरी होती है। फॉर एग्जाम्पल बीन्स, ओकरा और क्यूकरबिट्स। ऑल्टरनेटिंग टेम्परेचर एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। कुछ सीड्स सिर्फ एक फिक्स टेम्परेचर पे नहीं बल्कि फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर से ट्रिगर होते हैं। ये फिनोमिना और इस फिनोमिना को हम कहते हैं थर्मो पीरियोडिज्म, यानी डायरनल या सीजनल टेम्परेचर शिफ्ट्स की उन्हें ज़रूरत होती है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? तो बेसिकली इन सीड्स को डे और नाइट टेम्परेचर के बीच में 10 to 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए होता है। मतलब अगर डे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो रात को 15 to 20 डिग्री सेल्सियस वो गिरना चाहिए। ये डिफरेंशियल टेम्परेचर स्विंग सीड को जर्मिनेशन का सिग्नल देता है। एक चीज़ नोट करना, स्लाइड पे जो ये साइन वेव दिख रही है ये यही शो कर रही है दिन के पीक और रात के ट्रफ का पैटर्न। सीड इसी पैटर्न को रीड करता है। अब ये बेसिकली एवोल्यूशनरी डिफेंस क्यों है? सो एक काफ़ी इंटेलिजेंट एवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी है। ज़मीन के अंदर गहराई में टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। सरफेस के पास आते आते टेम्परेचर स्विंग ज़्यादा होता है, डे टाइम पर हीट और नाइट टाइम पर कोल्ड टेम्परेचर। तो जब एक सीड ये टेम्परेचर डिफरेंशियल डिटेक्ट करता है वो एक्चुअली ये सेंस करता है कि वो अब सरफेस के करीब है और उसके लिए अब जर्मिनेट करना सेफ है। काफ़ी गहराई में है तो उसे ये स्विंग नहीं मिलेगा और वो जर्मिनेट नहीं करेगा। ये मैकेनिज्म स्पेशली वाइल्ड फ्लावर्स और वीड स्पीशीज में कॉमन है। नाउ द लास्ट फैक्टर इज लाइट। सीड्स के लिए लाइट जर्मिनेशन का फाइनल इन्वायरमेंटल लॉक है। मतलब अगर हम सीड को प्रॉपर वाटर भी दे रहे हैं, उसे सही अमाउंट में ऑक्सीजन भी मिल रहा है, टेम्परेचर भी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी वो जर्मिनेट नहीं करेगा जब तक उसे लाइट का सिग्नल नहीं मिलेगा। और ऐसे ही सीड्स को हम फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं। ये सीड्स फोटो रिस्पॉन्सिव होते हैं, यानी लाइट के सेंसिटिव होते हैं। ये मोस्टली स्पेसिफिक वेजिटेबल्स और वीट सीड्स होते हैं और ये सब बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड पिगमेंट की वजह से होता है विच इज़ फाइटोक्रोम। ये एक हाईली सेंसिटिव पिगमेंट है जो सीड कोट मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होता है। अब ये फाइटोक्रोम काम कैसे करता है? जो ये फाइटोक्रोम है ये बेसिकली एक लाइट सेंसर की तरह काम करता है। जब लाइट सीड कोट पर पड़ती है तो फाइटोक्रोम एक्टिव होता है और वो या तो जर्मिनेशन की परमिशन दे देता है या स्ट्रिक्टली रोक देता है। फाइटोक्रोम 2 फॉर्म में होता है, फाइटोक्रोम रेड जो जर्मिनेशन को प्रमोट करता है और फाइटोक्रोम फार रेड जो जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। ये बैलेंस डिसाइड करता है कि सीड जर्मिनेट करेगा या नहीं। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है कि कुछ सीड्स को सरफेस या नियर सरफेस लगाना पड़ता है ताकि उन्हें लाइट मिल सके। अगर हम उन्हें ज़्यादा डीप डाउन द सॉइल लगाएंगे तो उन तक लाइट नहीं पहुंचेगी और फाइटोक्रोम्स एक्टिव नहीं होंगे, जिस वजह से जर्मिनेशन नहीं होगी।
चाहे फिर बेशक बाकी सारी कंडीशंस परफेक्ट ही क्यों ना हो। ये भी एक नेचुरल डेप्थ सेंसिंग मैकेनिज्म है, बिल्कुल ऑल्टरनेटिंग टेम्परेचर की तरह। अब आज के लेक्चर का सेकंड पोर्शन स्टार्ट करते हैं, विच इज सीड डोरमेंसी। सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं। तो डोरमेंसी का मतलब है प्लांट स्ट्रक्चर में विजिबल ग्रोथ का टेम्परली रुक जाना। नॉट एवरी पॉज इज द सेम। कुछ सीड सिर्फ वेट कर रहे होते हैं और वहीं कुछ सीड एक्चुअली रेजिस्ट कर रहे होते हैं जर्मिनेशन को। ये डिफरेंस काफ़ी बड़ा है और इसी बेसिस पर हम डोरमेंसी को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्विसेंट स्टेट एंड रेस्ट और ट्रू डोरमेंसी। क्विसेंट स्टेट एक एक्सोजीनियस डोरमेंसी है, मतलब बाहर से जो इम्पोज होती है। सोचो एक सीड है, उसे प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा है या टेम्परेचर सही नहीं है, तो वो बस वेट कर रहा है। जैसे उसे फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलेंगी, उसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। वहीं जो रेस्ट या जिसे हम ट्रू डोरमेंसी कहते हैं, ये एक एंडोजीनियस डोरमेंसी है, यानी ये सीड के अंदर से आती है और ये सीरियस है। इवन इफ आप परफेक्ट कंडीशंस दो, दैट मीन्स ऑप्टिमम वाटर टेम्परेचर या सही लाइट भी क्यों ना दे दो, सीड फिर भी जर्मिनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इंटरनली वो ब्लॉक है। ये बेसिकली बायोलॉजिकल रेजिस्ट। अब बात करते हैं डोरमेंसी के लोकेशन की, यानी सीड के किस पार्ट से किस तरह की डोरमेंसी आती है। इसको हम 3 लेयर्स में समझेंगे। सबसे पहले कोर से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से आती है एंडोडोरमेंसी। ये डोरमेंसी बेसिकली एम्ब्रियो के खुद के अंदर फिजियोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस की वजह से है। ये सबसे डीप और स्टर्बन फॉर्म है। बाहर से कुछ भी कर लें हम, जब तक अंदर चेंज नहीं आता तब तक जर्मिनेशन नहीं होगी। देन कम्स पैराडोरमेंसी, जो कि सीड के स्ट्रक्चर की वजह से होती है। ये डोरमेंसी एम्ब्रियो के बाहर से आती है, मोस्टली सीड कोड की वजह से होती है। फिजिकल या बायोकेमिकल सिग्नल्स सीड कोड या सराउंडिंग स्ट्रक्चर जनरेट करती हैं, जो एम्ब्रियो की ग्रोथ को रोक के रखती हैं। सीड कोड इतनी टाइट होती है, वाटर भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता सीड के अंदर से। ये डोरमेंसी बेसिकली सीड कोड बैरियर की वजह से होती है। फिर आती है एक्टोडोरमेंसी। ये डोरमेंसी इन्वायरमेंट की वजह से होती है। अगर टेम्परेचर, लाइट या मॉइस्चर रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड पे नहीं है तो सीड डोरमेंट रहेगा, और जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हो गई, ये लेयर ब्रेक हो जाएगी और सीड जर्मिनेट कर लेगा। अब हम देखेंगे कि ये डोरमेंसी डेवलप कब होती है। प्राइमरी डोरमेंसी, या हम जिसे इन्नेट डोरमेंसी भी कहते हैं, ये वो डोरमेंसी है जो नेचुरली डेवलप होती है जब सीड मदर प्लांट पे डेवलप हो रहा होता है। मतलब सीड जब मैच्योर हो रहा है प्लांट पे, उसी दौरान ये डोरमेंसी मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। प्राइमरी डोरमेंसी की दो मेजर कैटेगरीज है। फर्स्ट इज कोड बेस्ड बैरियर। ये पैराडोरमेंसी से रिलेटेड है, यानी प्रॉब्लम सीड कोड में है। इस कैटेगरी के अंदर 3 सब टाइप्स हैं। पहली सब टाइप है फिजिकल डोरमेंसी। सीड कोड इतना इम्परमिएबल होता है कि वाटर और ऑक्सीजन अंदर एंटर ही नहीं कर सकता। जब तक सीड कोड में कोई क्रैक या डैमेज ना आ जाए, तब तक जर्मिनेशन इम्पॉसिबल है। और इस तरह की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम स्कैरिफिकेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें सीड कोड को फिजिकली स्क्रैच करते हैं या एसिड ट्रीटमेंट उसे दी जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे केमिकल्स को यूज़ करके, ताकि जो सीड कोड है वो वाटर और ऑक्सीजन के लिए परमिएबल बन सके। सेकेंड सब टाइप इज मैकेनिकल डोरमेंसी। सीड कोड इतना हार्ड होता है कि जो जो एम्ब्रियो है वो फिजिकली ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, जिससे वो बाहर ही नहीं आ सकता। मैकेनिकल डोरमेंसी फिजिकल डोरमेंसी से अलग है। फिजिकल डोरमेंसी में सीड के अंदर वाटर नहीं जा रहा था, और वहीं मैकेनिकल डोरमेंसी में एम्ब्रियो बाहर नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टोन फ्रूट्स जैसे कि पीच, चेरी, इनका एंडोकार्प काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, जिस वजह से ये मैकेनिकल डोरमेंसी फेस करता है। थर्ड सब टाइप इज केमिकल डोरमेंसी। सीड के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में पावरफुल केमिकल इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इनहिबिटर है अब्सेसिक एसिड। ये केमिकल जर्मिनेशन को एक्टिवली सप्रेस करता है। प्राइमरी डोरमेंसी की सेकेंड टाइप है एम्ब्रियो बेस्ड बैरियर्स। ये एंडोडोरमेंसी से रिलेटेड है, यानी जो प्रॉब्लम है वो एम्ब्रियो के अंदर है। इस कैटेगरी के अंदर 2 सब टाइप्स है। फर्स्ट सब टाइप इज मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी। इस तरह की डोरमेंसी में एम्ब्रियो फिजिकली इमेच्योर है अभी सीड के अंदर, अभी तक वो फुली डेवलप नहीं हुआ है। एम्ब्रियो को फर्दर डेवलपमेंट की ज़रूरत है जर्मिनेट करने से पहले। हमें सीड तो बाहर से मैच्योर दिखेगा, लेकिन उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो भी छोटा है और अंडर डेवलप्ड है। सेकेंड सब टाइप इज फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी।
इसमें बेसिकली एम्ब्रियो मॉर्फोलॉजिकली यानी शेप में तो मैच्योर है, लेकिन इंटरनली वो ब्लॉक्ड है। एम्ब्रियो के अंदर इंटरनल बायोकेमिकल ब्लॉक्स है जो उसे जर्मिनेट होने से रोकते हैं। ये ब्लॉक्स तोड़ने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट्स चाहिए होती है, जैसे कि चिलिंग या स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें हम कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस में फॉर वीक्स, या फिर लाइट एक्सपोजर दी जाती है फॉर फोटोब्लास्टिक सीड्स। नाउ द सेकेंड लेवल ऑफ डोरमेंसी इज रिलेटिव डोरमेंसी। ये एक ट्रांजिशनल स्टेट है। ये डोरमेंसी हार्वेस्ट के बाद या फिर हम कह सकते हैं सीड शेडिंग के बाद होती है, जो कि जर्मिनेशन को सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस में अलो होने देती है, और ये डोरमेंसी इजीली ब्रेक हो जाती है विद ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ लाइट और इवन अ हाई टेम्परेचर। नाउ द नेक्स्ट लेवल ऑफ डोरमेंसी इज सेकेंडरी और इंड्यूस्ड डोरमेंसी। ये डोरमेंसी सीड के अंदर पहले से नहीं होती है, ये बाद में इम्पोज होती है, यानी इन्वायरमेंट इस डोरमेंसी को सीड पर फोर्स करती है, इसलिए इसे इंड्यूस्ड डोरमेंसी कहा जाता है। ये डोरमेंसी बेसिकली सीड डिस्पर्सल के बाद होता है, जब इन्वायरमेंट में सीवियर एडवर्स कंडीशंस हो, यानी हाई और लो सॉल्ट, हाई और लो लेवल ऑफ वाटर और टेम्परेचर एंड प्रोलॉन्ग्ड डार्कनेस। तो इस तरह के कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए सीड सेकेंडरी डोरमेंसी को इंड्यूस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट लेवल ऑफ डोरमेंसी विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स डोरमेंसी इज डबल डोरमेंसी। इसमें क्या होता है, बेसिकली सीड के अंदर दो या दो से ज़्यादा प्राइमरी डोरमेंसी मैकेनिज्म एक साथ काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, सीड के पास हार्ड सीड कोड भी है, यानी जो सीड कोड बैरियर डोरमेंसी का काम करेगा, और साथ ही में उसका एम्ब्रियो भी इमेच्योर है। ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ सीड में प्रेजेंट होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन बैरियर्स को सीक्वेंशली तोड़ना पड़ता है। हम इन दोनों बैरियर्स को एक साथ नहीं तोड़ सकते, मतलब पहले हमें सीड कोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम एम्ब्रियो मैच्योरिटी की प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, या फिर हम पहले चिलिंग ट्रीटमेंट देंगे एम्ब्रियो के लिए, फिर स्कैरिफिकेशन करेंगे सीड कोड के लिए। बेसिकली डबल डोरमेंसी एक मल्टीपल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है सीड के लिए। अब आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, विच इज़ ऑर्थोडॉक्स और विविपेरस सीड का कंपैरिजन। नॉर्मली जब सीड मदर प्लांट पर डेवलप हो रहा होता है, तो उस दौरान उसमें अब्सेसिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो इंश्योर करता है कि सीड अभी जर्मिनेट ना करे। ये प्रिकॉकस जर्मिनेशन को रोकता है, लेकिन कुछ केसेस में ये रूल्स तोड़े जाते हैं। पहले बात करते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स की। ये स्टैंडर्ड कैटेगरी है। दुनिया के मेजॉरिटी हॉर्टिकल्चरल और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इसी कैटेगरी में आते हैं। जब सीड मैच्योर होता है मदर प्लांट पर, तो वो नेचुरली ड्राई डाउन होता है, यानी उसका मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाता है। फिर सीड एक स्टेट में चला जाता है जिसे हम क्विसेंस स्टेट कहते हैं। क्विसेंस का मतलब जैसे अभी हमने जाना कि इस केस में सीड अलाइव होता है, लेकिन वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेट में चले जाता है ताकि वो जर्मिनेट ना करे। इन तरह के सीड्स को हम ड्राई स्टेट में लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, ईयर्स, डिकेड्स और कुछ केसेस में तो सेंचुरीज तक इन्हें हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि वीट, राइस, मेज, ये सब ऑर्थोडॉक्स सीड्स हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीड्स आर विविपेरस सीड्स। विविपेरस का मतलब होता है लाइव बर्थ, यानी सीड मदर प्लांट पर लगते हुए जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। ये सीड्स ड्राई डाउन फेज को कम्प्लीटली बाईपास कर देते हैं, विच मीन्स ये सूखते नहीं है और ये मदर प्लांट से अटैच रहते हुए जर्मिनेट होने लगते हैं। ये रिकैल्सिट्रेंट सीड के करेक्टरिस्टिक्स हैं। इन सीड्स में मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, टिपिकली 50 to 60% मॉइस्चर लेवल होता है जब ये शेड होते हैं, और अगर इनकेस हम इन्हें फोर्स ट्राई करेंगे तो ये मर जाते हैं। इसके सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है मैंगो। मैंगो के सीड्स रिकैल्सिट्रेंट है, हम इन्हें वीट की तरह ड्राई करके स्टोर नहीं कर सकते। इसकी जो वायबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए हमें इसे जल्द से जल्द सो करना होता है जर्मिनेशन के लिए। इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमल रेंज ऑफ वाटर चाहिए होता है, ताकि सीड के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है वो स्टार्ट हो सके। हर सीड का एक ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज होता है। कुछ सीड्स को वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है और कुछ को कूल टेम्परेचर। ये स्पीशीज टू स्पीशीज डिपेंड करता है। सीड की सेल्यूलर रेस्पायरेशन के लिए उसे ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। अगर सीड वाटरलॉक्ड सॉइल में है या ऑक्सीजन ब्लॉक्ड है, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। कुछ सीड्स फोटोप्लास्टिक भी होते हैं, मतलब उन्हें जर्मिनेशन के लिए लाइट चाहिए होती है, जैसे कि लेट्यूस सीड्स को लाइट चाहिए और कुछ सीड्स को डार्कनेस चाहिए होती है, और ये सब फैक्टर्स ट्रिगर करते हैं सीड जर्मिनेशन को। इसी के साथ में सीड में कुछ पुल फैक्टर्स भी होते हैं, जिन्हें हम डोरमेंसी बैरियर्स कहते हैं, जैसे कि एक्टोडोरमेंसी जो कि इन्वायरमेंट की वजह से होता है, पैराडोरमेंसी जो सीड कोड बैरियर्स की वजह से होता है, और एंडोडोरमेंसी जो बेसिकली इमेच्योर एम्ब्रियो की वजह से। ये बैरियर्स
जर्मिनेशन को रोकने का काम करते हैं और सीड के लिए एज अ प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, उन्हें एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाने के लिए। जब ये इन्वायरमेंटल फोर्सेस डोरमेंसी फोर्सेस को ओवरवेलम कर देती है, तब हमें विजिबल ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी सीड जर्मिनेट होता है, उसमें से रेडिकल्स और प्लूम्यूल्स डेवलप होने लगते हैं। So that's it for today's lecture. See you in the next lecture. Till then, keep learning and keep growing.